हेलो बच्चों, मैं उसौर सर आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली फ्यूचर पॉइंट में स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ केमिस्ट्री में जो भी चीज़ें पूरी कंप्लीट की जाएंगी। केमिस्ट्री में जितना भी चैप्टर है और जितना भी सब्जेक्ट है वो पूरा कंप्लीट किया जाएगा। तो यहाँ पर हालांकि आप ध्यान रखिएगा, इसमें से केमिस्ट्री के जो भी चैप्टर होते हैं, जो भी चैप्टर में चीज़ें हैं, वो बहुत सारी इस तरीके से हैं कि आप ये समझिएगा उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसे देखने को मिलेंगी जो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। हालांकि सब फटाफट रिवीजन करना है, उस चीज़ को अच्छे से समझिएगा। देखो, नवीनतम पाठ्यक्रम है, यहाँ पर अच्छे से ध्यान दीजिएगा। कौन सा पाठ्यक्रम है? यहाँ पर नवीनतम पाठ्यक्रम है। नवीनतम पाठ्यक्रम कौन सा होता है? नवीनतम पाठ्यक्रम क्या होता है? जो नया पाठ्यक्रम बनता है। ये विज्ञान कक्षा 10 का है। टोटल 70 नंबर का होता है। तो ध्यान देना, 20 नंबर का केमिस्ट्री होता है, 20 नंबर का बायो होता है और 25 नंबर की फिजिक्स होती है। ठीक है, तो ये सारे चैप्टर होते हैं और 30 नंबर का आंतरिक मूल्यांकन होता है। तो इसमें पहला इकाई है, 20 अंक की होती है। ध्यान देना, इसमें से कौन कौन से चैप्टर हैं। देखो, रासायनिक पदार्थ क्या होता है, प्रकृति एवं व्यवहार, रासायनिक अभिक्रियाएं और रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण और समीकरण का तात्पर्य, संतुलित रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। जैसे इसमें संयोजन अभिक्रिया होती है, अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया और अवक्षेपण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उपचयन अपचयन और रेडॉक्स अभिक्रिया, ये सब चीज़ें होती। तो यहाँ पर इसमें ये समझिएगा बच्चों, ये जो चीज़ें हैं तो ये इंपॉर्टेंट मतलब है कि सिलेबस में जो हम लोगों के सिलेबस में दिया गया है वो सिलेबस है पूरा, एक तरीके से पूरा का पूरा सिलेबस कवर किया गया है। अब यहाँ पर समझिएगा इसमें आगे आगे कौन सा है इसका सेकेंड पार्ट में देखिएगा। इसमें जैसे अम्ल है, क्षार है, ये लेसन लिए गए हैं इसमें। तो यहाँ पर ध्यान देना बच्चों, ये है टॉपिक अम्ल, क्षार, लवण और इसमें H+ON। ये मतलब ये सिलेबस है आपका। ध्यान देना बच्चों, ये है सिलेबस, है ना। क्या है ये? सिलेबस है आपका, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री का पूरा कंप्लीट किया जाएगा। ये मतलब कंप्लीट किया गया होगा। इसमें जो है इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, यही पूरा। देखो, इसमें लघुगणक से संबंधित परिभाषा आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन तो आएंगे लेकिन परिभाषा आवश्यक नहीं। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या होता है, ये भी बहुत महत्व होता है। फिर इसमें समझिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजन चूर्ण, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की विधि तथा उपयोग, धातु एवं धातु और धातु तथा धातुओं के गुणधर्म, आयनिक यौगिकों का निर्माण तथा गुणधर्म, सक्रियता श्रेणी, धातुकर्म की आधारभूत विधियों, संक्षारण तथा उसका निवारण, कार्बनिक यौगिकों और कार्बनिक यौगिकों के सहसंयोजी आबंध, है ना, कार्बन की सर्वतोमुखी और प्रकृति समजातीय श्रेणी, प्रक्रियात्मक समूह क्या होता है, कार्बनिक यौगिक। इसमें जैसे हेलोजन होता है, एल्कोहल होता है बच्चों, कीटोन होता है, एल्डिहाइड होता है, एल्केन होता है, एल्काइन होता है। कि नाम पद्धति संतृप्त तथा संतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर और कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, दहन क्या होता है, ऑक्सीकरण, संकलन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एथेनॉल बनाने की विधि आ जाती है। केवल गुणधर्म है इसके, ध्यान देना, उपयोग नहीं है। मतलब गुणधर्म और उपयोग है इसकी, रासायनिक समीकरण वगैरह नहीं। और फिर साबुन और अपमार्जक। ठीक है, ये है अपना सिलेबस, ये पूरा कंप्लीट करना है सिलेबस। तो इस चीज़ को अच्छे से समझिएगा, इसमें जो चीज़ें दी गई हैं आपको दिख रही हैं, तो ये सारी कंप्लीट और पूरा का पूरा कंप्लीटेड सिलेबस है। अब सिलेबस में हम शुरू करते हैं। पहले टॉपिक में जो आता है रासायनिक समीकरण। तो यहाँ पर समझिएगा रासायनिक समीकरण क्या होता है बच्चों। ये रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ये लेसन है पहला, फर्स्ट लेसन है। तो इसमें समझना फर्स्ट लेसन में क्या है, यहाँ पर बहुत ध्यान से समझना है, पूरा का पूरा कवर करना है। सबसे पहली हेडिंग ध्यान दीजिएगा, रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण क्या है? वह अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ संयोग करके नए पदार्थ का निर्माण करता है। जैसे कार्बन और प्लस O2 गिव्स ना CO2, है ना। तो यहाँ पर देखो, कोई नया पदार्थ बने, न्यू पदार्थ बने, वहाँ पर ध्यान देना, वो रासायनिक अभिक्रिया होते हैं। देखो, जैसे हमने यहाँ पर मैग्नीशियम से क्रिया कराई, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो गिब्स क्या बन गया, 2MgO, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो यहाँ पर ये जो क्रिया हुई है पूरी कंप्लीट हुई है ना, तो ये पूरी क्रिया को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। तो समझ गए ना, कोई पदार्थ संयोग करके नए पदार्थ का निर्माण करता है। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन था, तो ये मिलकर किसका निर्माण किया इन्होंने, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने मिलकर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण किया। तो अच्छे से इसको समझ गए होंगे, ठीक है। और फिर ध्यान दीजिए, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं, यानी इसके रासायनिक समीकरण के प्रकार कौन कौन से होते हैं वो समझिएगा। पहले नंबर पे आती है योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया के नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इससे योग होगा, है ना, इसको जोड़ा गया होगा, योग किया गया होगा। देखो क्या है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद बनाते हैं। जैसे मान लिया यहाँ पर 1 और +1, तो एकल उत्पाद बन गया, 2 बन गया, है ना। तो यहाँ पर वो योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका कोड ये होता है, पहला तत्व, दूसरा तत्व, गिब्स में एक तत्व बनेगा जाके। जैसे इसमें NH3 अमोनिया प्लस
HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, गिब्स अमोनियम क्लोराइड। तो ये बच्चों कौन सी होती है? ये होती है हमारी योगात्मक अभिक्रिया। अब आगे समझिएगा, आगे देखिएगा, योगात्मक अभिक्रिया के बाद है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया दोनों चीज़ें कहते हैं। इसका क्या होता है? वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील, देखो हमेशा अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील को वियोजित कर देता है ना, अधिक क्रियाशील धातु को कम क्रियाशील धातु से वियोजित कर देता है, उस तत्व के परमाणु को विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। जैसे मान लो आप लोग पढ़ाई नहीं करेंगे तो हो सकता है कि बाद में आपका जो मनपसंद चीज़ें हो ना मिल पाए, तो वो दूसरा कोई मतलब दूसरा ही चला जाए, कहीं दूसरा ही ले जाए, तो वो अलग बात है। स्थान ग्रहण कर लेता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे आयरन है और प्लस कॉपर सल्फेट, गिफ्ट में क्या बन जाएगा? फेरस सल्फेट, FeSO4 प्लस कॉपर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, Fe जो है आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील है बच्चों, कॉपर से अधिक क्रियाशील है। तो क्या होता है, जो आयरन होता है ना, कॉपर को विस्थापित कर देता है। तो कॉपर को यहाँ से हटा देता है, कहता है हट बेटा यहाँ से सल्फेट हम बैठेंगे, सल्फेट के साथ में तुम यहाँ से हटो, तो वो भाग जाता है क्योंकि वो कम क्रियाशील है। ठीक है, ये समझ में आ गया। और फिर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें उत्क्रमणीय अभिक्रियाएँ होती हैं। कौन सी अभिक्रिया? अब इसमें देखो थर्ड नंबर पे है उत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है? इससे पहले भी है कुछ, हाँ, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। देखो उत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब होता है जो दोनों तरफ हो, जो दोनों तरफ हो, है ना। जैसे पानी को हम लोग क्या कर देंगे, पानी है, जैसे पानी को यदि हम उसमें ठंडा कर देंगे काफ़ी, तो ठंडे के बाद क्या बन जाएगा? बर्फ़ बन जाएगा। और यदि हम बर्फ़ को पिघला देंगे तो बर्फ़ से क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा। तो ये होता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। वे अभिक्रिया है जो समान परिस्थितियों में अग्र तथा पश्च, अग्र, ये अग्र भाग हो गया, ये कौन सा भाग है? अग्र भाग है। ठीक है, अग्र, और ये पश्च, मतलब अग्र और पश्च दोनों दिशाओं में चल सकती हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। जैसे हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, तो ये बन जाएगा हाइड्रो आयोडाइड। ठीक है, तो हाइड्रो आयोडाइड का जो रिएक्शन लिखी गई है, तो ये दोनों तरफ चल सकती है, तो इसलिए इसको इस रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो ठीक है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में समझिएगा। वे अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में चल सकती हैं, यानी उनका केवल एक ही डायरेक्शन होता है, कोई दूसरा डायरेक्शन नहीं हो सकता। तो ध्यान दीजिएगा, और आगे चलकर पूर्णता प्राप्त हो जाती है, पूर्णता प्राप्त हो जाती है। तो वो जो होती एक ही दिशा में चल सकती हैं, वो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती। कौन कौन सी होती है? जैसे बेरियम क्लोराइड दिया गया और प्लस सोडियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला BaCl2 होता है, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला Na2SO4 होता है, गिब्स में BaSO4 प्लस 2NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। तो ये समझ में आ गया अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है। इसके बाद देखिएगा वियोजन अभिक्रिया। यहाँ पर हम लोगों के सामने है वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया कौन सी होती है? देखो वियोजन अभिक्रिया, हाँ ये देखो वियोजन अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया के बारे में समझिएगा कि वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। देखो ये वियोजन अभिक्रिया है, ये वियोजन अभिक्रिया है। इसमें समझिए वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ताप, जैसे देखो ताप है ना, दाब, ताप, दाब आदि में परिवर्तन करने पर दो या दो से अधिक पदार्थों में अपघटित हो जाती है, तो वो जो है वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, ऊष्मीय वियोजन ये कई प्रकार से होता है, इसके टाइप्स होते हैं। जैसे इसमें पहले ऊष्मा के माध्यम से कर सकते हो इसका वियोजन, ऊष्मा के माध्यम से। तो ऊष्मा के माध्यम से कैसे होता है? वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा देने पर दो या दो से अधिक छोटे छोटे अणुओं में वियोजित हो जाता है। कहने का मतलब ये हुआ, यदि हम उसमें ऊष्मा दे देंगे तो छोटे छोटे दो अणुओं में वियोजित हो जाएगा, छोटे छोटे दो अणुओं में अलग हो जाएगा। तो इस चीज़ को समझिएगा, बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा कि छोटे छोटे दो अणुओं में अलग हो जाता है। अब यहाँ पर इसके बाद समझिए, यहाँ पर देखो इसकी रिएक्शन दी गई है 2FeSO4, ये आयरस सल्फेट था, ये आयरस सल्फेट था, इसकी रिएक्शन इसको ऊष्मा दिया गया है, तो ये दोनों तरफ हो सकती है, तो ये होती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पर टूट जाएगा Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और प्लस SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया, ओके हो गया। तो ये होता है ऊष्मीय वियोजन ऊष्मा के माध्यम से। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आगे इसमें क्या है बच्चों, यहाँ पर आगे है देखो आयनिक या विद्युत अपघटनीय वियोजन। आयनिक या विद्युत अपघटनीय वियोजन वह अभिक्रिया जिसमें विद्युत संयोजक यौगिकों को जल में घोले जाने पर वे धनायन एवं ऋणायन में विभक्त हो जाते हैं। जैसे देखो NH4 प्लस और Cl माइनस होता है ना, तो इसको यदि हम रिएक्शन करा देंगे तो ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो जाएगी। कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? ध्यान देना, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है बच्चों। कौन सी अभिक्रिया है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। इसमें अमोनियम अलग हो जाता है, क्लोराइड अलग हो जाता है।
अब इसके बाद देखिएगा अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया क्या होती है ये समझिएगा। अपघटन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया, बहुत ध्यान से समझो, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक बाह्य कारक द्वारा अपने तत्वों को अपघटित कर देता है। बाह्य कारक द्वारा अपने तत्वों को अपघटित कर देता है तो वो अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। इसमें भी होता है, उसमें भी अपघटन होता है, समझिएगा। ऊष्मीय अपघटन किस प्रकार से होता है, ध्यान दो। ऊष्मा के द्वारा दो से अधिक पदार्थों में अपघटित होना ऊष्मीय अपघटन कहलाता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CO3 है, ऊष्मा दिया गया इसको, अपघटित हो गए तो ये कैल्शियम ऑक्साइड CaO में बन जाएगी प्लस CO2 में बन जाएगी, ये कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब प्रकाश के माध्यम से भी इसका अपघटन हो सकता है तो ये भी समझिएगा। इसका प्रकाश अपघटन क्या होता है, अब यहाँ पर इसका समझिएगा प्रकाश अपघटन। ठीक है, प्रकाश अपघटन, प्रकाश अपघटन। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर है प्रकाश अपघटन के बारे में बताया गया है। तो प्रकाश अपघटन देखो यहाँ पर ये प्रकाश अपघटन ये है अपने नेक्स्ट स्लाइड के। प्रकाश अपघटन वह अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश द्वारा संपन्न होती है, प्रकाश अपघटन कहलाता है, यानी सूर्य के प्रकाश। ध्यान देना यहाँ पर किसका प्रकाश लगता है, इसमें सूर्य का प्रकाश लगता है, सूर्य के प्रकाश द्वारा अपघटित होती है सूर्य का प्रकाश। यहाँ पर जैसे सिल्वर क्लोराइड था 2AgCl सूर्य का प्रकाश, तो गिब्स में 2Ag और प्लस Cl2 यानी क्लोराइड। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। ओके, अब आगे देखिए, आगे देखिए अब उभय अपघटन विधि। उभय अपघटन विधि, इसके पहले विद्युत अपघटन विद्युत के द्वारा भी होता है। विद्युत प्रवाहित करने पर दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित होना विद्युत अपघटन विधि कहलाती है। जैसे जल है 2H2O, अणु लिया H2O, विद्युत प्रवाहित किया तो ये हाइड्रोजन के अणु अलग हो जाएंगे, ऑक्सीजन के अलग। और फिर ध्यान दीजिएगा उभय अपघटन विधि, इसमें क्या होता है, आयनों एवं मूलकों के परस्पर विनिमय द्वारा नए उत्पाद बनाना। आयनों जैसे Na2SO4 है प्लस BaCl2, गिब्स में क्या बन जाता है BaSO4, ये Na2SO4 सोडियम सल्फेट है, और ये है बेरियम क्लोराइड, और ये है बेरियम सल्फेट, और प्लस 2NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा विलोपन अभिक्रिया में विलुप्त हो जाता है। विलोपन अभिक्रिया में क्या होता है, विलुप्त हो जाता है। कैसे समझिएगा, वे अभिक्रिया जो योगात्मक अभिक्रिया के जस्ट विपरीत होती हैं विलोपन अभिक्रिया कहलाती है। विलोपन अभिक्रिया क्या होता है, योगात्मक अभिक्रिया के जस्ट विपरीत होती है, विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एथिल क्लोराइड है CH3CH2 सिंगल बॉन्ड Cl और प्लस KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो गिब्स यहाँ पर जब बनता है तो ये बन जाता है बच्चों एथीन। क्या बन जाता है, एथीन प्लस पोटेशियम क्लोराइड और प्लस जल। तो ये पूरा हमारा कंप्लीट हो जाता है विलोपन अभिक्रिया। अब यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर समझिएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इसके बारे में थोड़ा समझना, द्विविस्थापन अभिक्रिया है क्या। यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर जो दिया गया है द्विविस्थापन अभिक्रिया, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में समझिएगा। कहाँ गया, हाँ, द्विविस्थापन अभिक्रिया ये है हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो अब इसमें समझिए द्विविस्थापन अभिक्रिया, हाँ ये देखो द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसके बारे में समझिएगा। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थों के विलयनों को आपस में मिलाने पर आयनों के कारण से इसमें दूसरे विलयन के रूप में प्राप्त होता है। जैसे Na2SO4 सोडियम सल्फेट होता है प्लस बेरियम क्लोराइड। अब इसके बाद समझिएगा बेरियम क्लोराइड, यहाँ पर जो होता है बेरियम, देखिए इसके बाद बेरियम जो क्लोराइड होता है, यहाँ पर बेरियम क्लोराइड और गिब्स में बेरियम सल्फेट प्लस 2NaCl बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसके बाद देखिएगा, यहाँ पर विलोपन अभिक्रिया के बाद हो गया संतुलित करो। यहाँ पर देखिए कुछ समीकरणों को लिया गया जिसमें हम लोगों को संतुलित करना होगा, तो वहाँ पर इस तरीके से समीकरण संतुलन के लिए भी आता है, तो उस चीज़ को भी समझिएगा कैसे आता है वो। 1 मिनट, हाँ ये है, 1 मिनट ये है, और यहाँ पर हाँ इसके बाद कंप्लीट हुआ था ना, तो यहाँ पर कुछ समीकरण संतुलित करने वाले क्या आते हैं। तो फिर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसके बाद में जो आता है बच्चों, यहाँ पर ये आता है हमारा संक्षारण,
और संक्षारण क्या होता है, आप समझिएगा। संक्षारण का मतलब क्या होता है, जब कोई धातु अपने आसपास आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब यह संक्षारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे आर्द्रता है, नमी है, उसके संपर्क में आती है ऑक्सीजन के साथ में तो संक्षारित हो जाती है। संक्षारित का मतलब होता है उसका संक्षरण होने लगता है, यानी हटने लगती है। जैसे तांबे के ऊपर काली परत चढ़ाना, तो इसको बचाव भी किया जा सकता है, ध्यान देना। उदाहरण विकृत गंधिता क्या होता है, जब वसा, तेल तथा उनमें बनाए गए खाद्य पदार्थ वायु से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाते हैं तो उसमें विशेष गंध और उनका स्वाद खराब हो जाता है। इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे अचार खुली हवा में रखने पर खराब हो जाता है, ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर समझिएगा, इसमें अम्ल और क्षार के बारे में जो बताया गया है वो बहुत ध्यान से समझिएगा। ये पूरा, हाँ बस, हाँ ये देखिए, यहाँ से अम्ल के बारे में इसमें जो ये टॉपिक लिया गया है पूरा अम्ल और क्षार से संबंधित है, और इसमें अम्ल और क्षार को किस प्रकार से कंप्लीट किया गया पूरा, तो ये समझिएगा पूरा का पूरा कैसे कंप्लीट किया गया। तो यहाँ पर समझिएगा, तो यहाँ पर जो चीज़ें बताई गई हैं बहुत ध्यान से ध्यान दीजिएगा, इसमें जो भी चीज़ें कंप्लीट करना है, क्योंकि अम्ल और क्षार पूरा कंप्लीट किया जाएगा, इस चीज़ को भी अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो अब देखो, इसमें पहला आर्हीनियस के अनुसार क्या परिभाषा होती है। आर्हीनियस ने आयन का सिद्धांत दिया था, H+ आयन होता है ना, आयन के अनुसार दिया था। इन्होंने परिभाषा क्या बताई थी, परिभाषा समझिएगा, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। किसका देते हैं बच्चों, यहाँ पर ध्यान देना, H+ आयन देते हैं। H+ आयन देते हैं तो वो होते हैं हमारे आर्हीनियस के अकॉर्डिंग में अम्ल होते हैं। जैसे HCl है तो HCl में उत्क्रमणीय अभिक्रिया कराएंगे तो H+ हो जाएगा, Cl- हो जाएगा। और HNO3 में जैसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया कराएंगे तो H+NO3- हो जाएगा। तो ये H+ है ना, जो H+ है तो वो है अम्ल हमारा, वो क्या है, अम्ल। ध्यान दीजिएगा, सामान्य इनके गुण क्या होते हैं, अम्लों को कैसे पहचाना जाता है। ये स्वाद में खट्टे होते हैं बच्चों, कैसे होते हैं, स्वाद में खट्टे। ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, ठीक है। ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, सही है। और इसको नाम कैसे याद रखते हैं, ये एक चीज़ ये होती है, अनिल याद रखना। इसका मतलब क्या होता है, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। लिटमस पेपर होता है जैसे हम लोग अम्ल, क्षार, लवण की पहचान करते हैं, ठीक है। तो इतना ध्यान दीजिएगा। और ये जल में कैसे होते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये जल में विलेय होते हैं और उष्मा उत्पन्न करेंगे। जल में कैसे होते हैं, विलेय होते हैं। अब यहाँ पर अम्ल के बाद यहाँ पर क्षार ध्यान दीजिएगा, क्षार। यहाँ पर क्षार समझिएगा, क्षार क्या होता है, यहाँ पर समझिएगा बहुत ध्यान से, क्षार क्या होता है, अपने आप को थोड़ा गैप कर लेते हैं जिससे ये स्लाइड पूरी क्लियर हो सके। तो यहाँ पर देखिएगा क्षार क्या होते हैं। आर्हीनियस के अनुसार क्षार का मतलब क्या होता है, देखो, वे आयन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, ये तो पता है। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- देते हैं, क्या देते हैं बच्चों, यहाँ पर ध्यान देना, OH- देते हैं, OH- आयन देते हैं, तो वे क्षार कहलाते हैं। जैसे NaOH होता है, Na+ KOH-, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, ये क्षार है। KOH क्षार है, NH4OH क्षार है, CaOH का होल ट्वाइस क्षार है, ठीक है। अब यहाँ पर क्षारों का स्वाद समझिएगा, स्वाद क्या होता है, स्वाद यहाँ पर समझना, स्वाद क्या होता है बच्चों, स्वाद देखो, क्षारों के सामान्य गुण में स्वाद तीखे होते हैं, जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं, ठीक है। ये जलीय विलयन में यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। और फिर ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, ये भी समझिएगा, लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, नीला। ये अम्लों से क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। NaOH अम्ल है, HCl अम्ल है, तो ये अम्ल और क्षार क्रिया करके तो NaCl यानी लवण बना देते हैं, और ये जल, ठीक है। कुछ धातुओं से क्रिया करके एल्युमिनियम, जिंक तथा आदि से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कुछ धातुओं से क्रिया करके ये हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा कुछ क्षार और अम्लों के एग्जाम्पल लिए गए हैं और उसमें लवण को भी समझाया गया, तो वो समझिएगा। तो लवण क्या होता है, ध्यान दो, किसी अम्ल तथा क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को लवण कहते हैं। कोई भी जैसे अम्ल है और तथा क्षार है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे ये क्षार है NH3O+ HCl अम्ल है, इसको मिला देंगे तो NH4Cl बन जाता है, तो ये लवण बनता है। अब इसी तरीके समझिएगा, NaOH क्षार है, ये बच्चों क्या है, क्षार है, और HCl क्या है, अम्ल है, तो ये गिब्स में क्या बन जाएगा, NaCl और प्लस H2O यानी जल बन जाएगा। अब यहाँ पर समझिएगा, लवणों के सामान्य प्रकार होते हैं, जैसे सामान्य होते हैं लवण NaCl KNO3। अम्लीय लवण क्या होते हैं, NHSO4 NHOCO3। और क्षारकीय लवण कौन से होते हैं, MgOH और Cl और ZnOH Cl। और मिश्रित लवण कौन से होते हैं, NaKSO4। द्विक लवण कौन से होते हैं, K2SO4 L2SO4 का होल थ्रेड डॉट 24 H2O, तो ये होता है फिटकरी का सूत्र। संकर लवण कौन से होते हैं, K4FeCN6। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कुछ सूचक भी होते हैं। सूचक का मतलब क्या होता है, जो सूचना पहुंचाते हैं। वे रासायनिक पदार्थ
वे रासायनिक पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण होने की जानकारी देते हैं तो सूचक कहलाते हैं। जैसे अम्ल क्षार सूचक कौन से होते हैं? वे पदार्थ जो अम्लीय माध्यम में एक रंग, जो अम्लीय माध्यम में एक रंग तथा क्षारीय माध्यम में दूसरा रंग उत्पन्न करते हैं तो अम्ल क्षार सूचक कहलाते हैं। जैसे जिससे हम लोग क्या निकालते हैं बच्चों, वहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जिससे हम लोग अम्ल और क्षार की पहचान कर पाते हैं, तो इस चीज़ को भी अच्छे समझिएगा, तो वे अम्ल क्षार सूचक कहलाते हैं। तो यहाँ फिर इसके बाद ध्यान दीजिएगा, कुछ सूचक निम्न दिए गए हैं तो वो समझिएगा कुछ सूचक कौन कौन से हैं। कुछ प्रमुख सूचक निम्न हैं, उसमें जैसे लिटमस पेपर का उपयोग किसमें करते हैं? अम्ल क्षार और लवण में पहचान करने के लिए। ये प्राकृतिक सूचक है, ध्यान देना, ये बच्चों कैसा है? प्राकृतिक सूचक। लाइकेन, ये सारे प्राकृतिक सूचक हैं। अम्ल क्षार की पहचान करने के लिए लिटमस पेपर का प्रयोग किया जाता है, ये प्राकृतिक सूचक है। फिनाल थेलिन का उपयोग किया जाता है, ध्यान देना, ये रंगहीन होता है, ये जल में लाल या गुलाबी रंग देता है। और फिर ध्यान दीजिए फिनाल थेलिन अम्लीय माध्यम में रंगहीन तथा क्षारीय माध्यम में गुलाबी रंग देता है। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया। तो ये हमारे लवण के बारे में पूरा बताया गया था। अब यहाँ पर समझिएगा, अब ये जो पीएच स्केल वगैरह के बारे में दिया गया होगा इसको समझिएगा। देखो पीएच स्केल, इससे नापा जाता है किसी विलयन की अम्लीयता अथवा, अब यहाँ पर समझिएगा बच्चों, बहुत ध्यान से समझना यहाँ पर जो चीज़ें बताई जा रही हैं अब क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, जो किसी विलयन की अम्लीयता, जैसे अम्ल है ना, अम्लीयता अथवा क्षारकता ज्ञात करने के लिए जिस पैमाने का उपयोग किया जाता है उसे पीएच स्केल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों? पीएच स्केल कहते हैं। अब यहाँ पर समझिएगा, पीएच स्केल का जो आविष्कार हुआ था 1909 में हुआ था, रसायनज्ञ डेनिस सारेंसन ने किया था, जो रसायनज्ञ थे। क्या थे बच्चों? रसायनज्ञ। अब समझिएगा, किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन सांद्रण का ऋणात्मक लघुगणक उस विलयन का पीएच कहलाता है। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हो, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस और बेस में 10 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पीएच का जो प्रायोगिक मान होता है 0 से लेकर 14 तक होता है। अब यहाँ पर 0 से 7 तक होता है अम्ल का, 6 तक अम्ल, फिर 8 से लेकर 14 तक होता है क्षार का, यानी 7 जो होता है उदासीन होता है। तो अम्ल, यदि जैसे किसी का पीएच मान 3 है, जैसे पीएच मान कितना है? 3 है, तो वो अम्ल होगा, इस चीज़ को भी ध्यान देना, वो अम्ल होगा। यदि पीएच मान कितना है? 8 है, तो वो क्षार होगा। कैसा होगा बच्चों? क्षार होगा। तो ये भी समझिएगा। तो ये अम्ल और क्षार के बारे में बताया गया। और फिर ध्यान दीजिएगा, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा आता है। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या होता है वो भी समझिएगा, कि इसमें किस तरीके से महत्व के बारे में इसमें पढ़ा जाता है। तो समझो यहाँ पर दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या होता है। यहाँ पर ध्यान देना, अम्लीय वर्षा, इसको भी अच्छे से पढ़ना है। और फिर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अम्लीय वर्षा का जो पीएच का मान होता है 5.6 होता है, और फिर मिट्टी का जो पीएच मान होता है 5.8 से लेकर 7.5 तक होता है। अब इसमें से एक क्वेश्चन लगाया गया है, ध्यान देना, एक विलयन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रक 10⁻⁻9 विलयन है, पीएच का मान बताइए, अम्लीय है या क्षारीय? तो यहाँ सर H प्लस इक्वल टू पीएच इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस और बेस 10 में फॉर्मूला रखा गया, तो 10⁻⁹, तो पीएच का मान कितना आ गया? 9 है, जबकि क्षार इसी तरीके से इसको सॉल्व किया गया है, यानी 7 से कम आता है। तो ये देखो अम्ल हो गया, ये कैसा हो गया बच्चों? अम्ल हो गया। और ये कैसा हो गया बच्चों? क्षार हो गया। तो इस चीज़ को समझ जाओगे। ठीक है बच्चों, ये क्लियर है। अब इसके बाद देखिएगा कौन से टॉपिक है। इसके बाद जो हमारे लोगों के पास में टॉपिक है धातु अधातु, इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली जाएंगी। तो ये समझ लीजिए आपका बहुत सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप समझिएगा धातु और अधातु में क्या होता है। धातु और अधातु में यहाँ पर समझिएगा, धातु और अधातु और उपधातु तीनों के बारे में एक साथ पढ़ना है। परिभाषा क्या होती है धातु की? ऐसे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन करते हैं, जो ऊष्मा का भी चालन करते हैं और विद्युत का भी चालन करते हैं, धातु कहलाते हैं बच्चों। क्या कहलाते हैं बच्चों? धातु कहलाते हैं। ऊष्मा, विद्युत और तीनों का चालन करते हैं, ऊष्मा का भी चालन करते हैं, विद्युत का भी चालन करते हैं। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उन्हें सबको क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। जैसे Na है तो Na प्लस, यानी Na धातु है, यहाँ पर प्लस और इलेक्ट्रॉन इसमें त्याग दिया। अब एल्यूमिनियम है तो Al प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। धातुओं के भौतिक गुण कौन से होते हैं? ध्यान दीजिएगा, अवस्था, इनकी ठोस होती है लगभग, और पारा अपवाद है, वो सामान्य स्थिति में द्रव होता है। फिर ध्यान दीजिएगा, धातुओं में चमक होती है। क्या होती है बच्चों? चमक होती है। चालकता, इसमें धारा प्रवाहित होती है। कठोर होते हैं, सोडियम और पोटेशियम अपवाद है, इसके अलावा सारे मुलायम है। तन्यता होता है, तन्य होता है मतलब खींचा जा सकता है, और इनके गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं, और इसमें चुंबकीय गुण पाया जाता है। तो ये चीज़ समझ गए ना, इसमें क्या होता है बच्चों? चुंबकीय गुण पाया जाता है। तो ये समझ गए, चुंबकीय गुण भी पाया जाता है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है इसमें बच्चों, चुंबकीय गुण भी पाया जाता है।
और फिर इसके रासायनिक गुण क्या होते हैं वो समझिएगा। ये धातुओं के रासायनिक गुण हैं, धातुओं के रासायनिक गुण है, इस चीज़ को समझना। पूरा टॉपिक धातु का कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला गुण क्या दिया गया, रासायनिक गुण पहले समझिएगा। धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाता है, जैसे सोडियम है प्लस ऑक्सीजन तो क्या बन जाएगा 2Na2O। इसी तरीके समझिएगा जल से क्रिया करके क्या बनाता है, तो जल से क्रिया करके जैसे 2Na सोडियम है और प्लस H2O यानी जल है, तो इसमें क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और प्लस हाइड्रोजन इससे मुक्त हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन मुक्त हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। और फिर ध्यान दीजिएगा पॉइंट नंबर 1, 2, 3, एल्युमिनियम तांबा आदि का बर्तन बनाने में इसके उपयोग किए जाते हैं, इसमें इसका उपयोग किया जाता है एल्युमिनियम तांबा आदि का बर्तन बनाने में। और फिर यहाँ पर ध्यान दीजिए जो सोना होता है और चांदी होती है, धातुओं का उपयोग मूर्ति बनाने में या आभूषण बनाने में किया जाता है। पारा का उपयोग थर्मामीटर बनाने में किया जाता है। थर्मामीटर नहीं होता जैसे कि बुखार वगैरह होता है जो नापा जाता है, डॉक्टर वगैरह यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल कंप्लीट हो गया, ये धातु क्लियर हो गया हम लोगों का पार्ट, ये धातु था बिल्कुल ओके हो गया। अब समझिएगा इसके बाद जो है टॉपिक अधातु के बारे में, तो वो समझिएगा अधातु कौन कौन से होते हैं और अधातु में क्या क्या बताया गया है समझो। देखो अधातु में क्या होता है, ऐसे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करते हैं अधातु कहलाते हैं। जो ऊष्मा का भी नहीं चालन करते हैं, ध्यान देना, ऊष्मा का चालन नहीं करते हैं और विद्युत का भी चालन नहीं करते हैं, तो वो कैसे कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं। या फिर इसमें इनकी परिभाषा ध्यान रखिएगा, वे तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर, ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कौन सा क्या बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, तो उसको भी ध्यान दीजिएगा। भौतिक गुण कौन से होते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भौतिक अवस्था होती है जैसे ठोस होते हैं, द्रव गैस, तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। चमक इसमें नहीं होती है, ग्रेफाइट का चमक तथा आयोडीन को छोड़कर अन्य किसी में भी चमक नहीं होती। भंगुरता पाई जाती है, क्षण भर में टूट जाते हैं। चालकता बिल्कुल नहीं होती, मुलायम, अधिकांश मुलायम है, लेकिन हीरा जो होता है ना, हीरा कठोर है और इनके गलनांक क्वथनांक निम्न होते हैं यानी कम होते हैं। रासायनिक गुण क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अम्ल बनाते हैं, यानी कार्बन प्लस ऑक्सीजन के साथ CO2 हाइड्रोजन से क्रिया करके संयोजक बंध बनाते हैं। C+2H2O तो CHO4 यानी मेथेन हो जाएगा। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, वनस्पति घी जो होता है डालडा वगैरह, तो उसमें बनाने में किया जाता है। औषधियों के निर्माण में भी किया जाता है, जल शोधन में, जीवों की वृद्धि में, कृत्रिम श्वसन में, जैसे कृत्रिम श्वसन में किसका उपयोग किया जाता है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन का अनुपात लिया जाएगा 1:4। और फिर जल शोधन में क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और जीवों की वृद्धि में N2 नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। और औषधियों के निर्माण में आयोडीन का उपयोग किया जाता है। तो ये अधातु थे और अधातुओं से रिलेटेड चीज़ें थी। तो ये अधातु और धातु में बिल्कुल क्लियर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा, इसमें नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर समझिएगा, नेक्स्ट टॉपिक इसमें से देखिएगा, हाँ, विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण। और इसके ऊपर पहले देखिए क्या है, बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर और विरंजक चूर्ण क्या होता है, तो ये समझिएगा अच्छे से इसको, बिल्कुल इसको। बेकिंग पाउडर देखो, NaOH को सांद्र विलयन में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर, ध्यान दीजिएगा, NaOH जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, क्या होता है बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को सांद्र विलयन में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है बेकिंग पाउडर। तो आप समझिएगा बेकिंग पाउडर में क्या क्या होता है और कैसे इसका उपयोग किया जाता है, तो ये भी अच्छे से समझिएगा इसमें, क्योंकि ये वाला पूरा टॉपिक अच्छे से जब क्लियर हो जाएगा हम लोगों का, तो एक तरीके से बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। तो इस चीज़ को भी समझिएगा। अब समझो इसमें बेकिंग पाउडर है ना, NaOH को सांद्र विलयन में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें जब हम प्रवाहित कर देंगे तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो जाएगा प्लस जल प्राप्त हो जाएगा। और फिर ध्यान दीजिएगा विरंजक चूर्ण भी होता है, इसी तरीके से इसको भी प्राप्त किया जाता है। जैसे कैसे प्राप्त किया जाता है, विरंजक चूर्ण जो बच्चों होता है ना, यह बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से बनता है। जैसे बुझा हुआ चूना होता है, CaOH का वोल्टेज क्या है, ये बुझा हुआ चूना है प्लस क्लोरीन, और गिफ्ट में क्या बन जाएगा, CaOCl2 यानी विरंजक चूर्ण प्लस जल। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, पानी को साफ करने में, क्लोरोफॉर्म बनाने में, ऑक्सी कारक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है विरंजक चूर्ण का, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा, इसके बाद क्या है, इसके बाद हम लोगों का क्या है, इसके बाद देखो यहाँ पर, हाँ, और इसके बाद
देखो इसके बाद क्या है बच्चों यहाँ पर, एक मिनट, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये, हाँ एक मिनट वो स्लाइड ढूंढ लें थोड़ा। हाँ इसके बाद देखो एक मिनट, ये वाला पहले समझो। अब यहाँ पर समझिएगा जो कार्बन की संयोजकता के बारे में बताया गया है, इसमें जो कार्बन की संयोजकता के बारे में बताया गया कार्बन एवं उसके यौगिक। अब यहाँ पर समझिएगा कार्बन की संयोजकता होती है 4, यानी कार्बन को हम लोग 4 प्रकार से जोड़ सकते हैं। ध्यान देना, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है 4, यानी 4 तरफ से जोड़ सकते हो। ये 3 तरफ से जुड़ रहा है तो वो गलत होता है, फिर गलत माना जाएगा। तो जैसे लिखा भी हुआ है कि 4 तरफ से जुड़ सकता है, कार्बनिक संयोजकता 4 होती है। ठीक है, कार्बो अर्थात कोयला से मिलकर बना है, इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है और इसका परमाणु भार 12 होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, केमिस्ट्री के जो यूपीएससी नाम वगैरह लिखे जाते हैं, जैसे C1 मैथ है, C1 क्या है बच्चों, मैथ, और C2 एथ, C3 प्रोप, C4 ब्यूट, C5 पेंट, C6 हेक्स, C7 हेप्ट, C8 ऑक्ट होता है, C9 नॉन होता है, C10 डेक होता है। तो ये सारी चीज़ें ली जाती हैं केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री से रिलेटेड होती। तो अब इसमें समझिएगा केमिस्ट्री से रिलेटेड कौन कौन सी टॉपिक हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसके बाद ये वाला समझिएगा, इसमें जो चीज़ें दी जाती हैं इसमें समझिएगा कौन कौन सी होती। और फिर ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक क्रियात्मक समूह आता है। ये क्रियात्मक समूह किस तरीके से आता है, जिसमें कोई भी जब IUPAC नाम लिखा जाता है ना, उसमें क्रियात्मक समूह लगा होता है। जैसे यहाँ पर जैसे हम लिख दे CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, तो ये Cl क्रियात्मक समूह। कार्बनिक यौगिक प्रायः 2 भागों से मिलकर बनते हैं, प्रत्येक भाग को समूह या मूलक कहते हैं। इसका मान R सफिक्स R सिंगल बॉन्ड X से प्रदर्शित करते हैं। R का मतलब होता है प्रथम भाग, और X जो होता है वो द्वितीय भाग होता है, प्रथम एल्किल मूलक होता है। अब क्रियात्मक समूह जो थे, इसमें देखो ये मेथिल है, ये कैसा है बच्चों, मेथिल है, और ये है क्लोराइड, है ना, कैसा है, क्लोराइड, तो ये बन जाएगा मेथिल क्लोराइड। तो ये समझ में आ गया, बताइए ये क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। अब आगे देखिए, इसमें जो आते हैं तो वो मेथेन एथेन के बारे में बताया गया है। कार्बोक्सिलिक अम्ल, संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एल्केन को कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एल्कीन को कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, और एल्काइन को कहते हैं एसिटिलीन। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका अनुलग्नक होता है N, और सिंगल बॉन्ड इसमें होता है। ध्यान देना, जैसे n बराबर 1 रखोगे तो ये CH4 बन जाएगा। तो क्या बनता है, देखो ये होगा C1 कार्बन को कहते हैं मेथ, C1 को क्या कहते हैं मेथ, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो N बन जाएगा, तो ये बन जाएगा मेथेन। ये इस तरीके से इसके संरचना सूत्र बन जाएगा। और फिर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n, तो इसमें होता है इन, तो n बराबर यदि 1 रखेंगे तो डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा, तो मेथ, और इसका अनुलग्नक होता है इन, तो यहाँ पर इन रख देंगे हम लोग, ध्यान देना, तो ये बन जाएगा मेथीन। तो ये इसका ये संरचना सूत्र होता है। और फिर ध्यान दीजिएगा, एसिटिलीन CnH2n-2 होता है इसका फॉर्मूला। इसमें होता है आयन, इसके में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो n बराबर यदि हम 1 रखेंगे तो यहाँ पर C1H2 और -2, तो ये बन जाता है ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पर 4 बॉन्ड लग गए हैं तो 3 बॉन्ड होंगे। ठीक है, ये बच्चों यहाँ पर 3 ही बॉन्ड है, पहले से भी कोई दिक्कत नहीं, 3 बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी ट्रिपल बॉन्ड ये C और सिंगल बॉन्ड H, तो 4 प्रकार से कार्बन जुड़ जाएगा। तो मेथ और प्लस आयन तो क्या बन जाता है यहाँ पर, तो ये समझिएगा मेथाइन बन जाता है। ठीक है, अब इसमें समझिएगा ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है सजातीय श्रेणी। इसमें क्या कहता है सजातीय श्रेणी, ध्यान दीजिएगा, कार्बनिक यौगिकों को वह समूह जिसका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह एक जैसा होता है उसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे देखो ये है मेथिल अल्कोहल, और फिर ये है एथिल अल्कोहल, और फिर है ये मेथ एथ प्रोपिल अल्कोहल, है ना, सब एल्कोहल समूह के ही तत्व हैं, सब एक ही समूह के, एक ही जाति के हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये सजातीय श्रेणी है। अब इसके गुण क्या होते हैं, सभी सदस्यों को ध्यान दीजिएगा, एक सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं। सभी सदस्यों को एक ही क्रियात्मक समूह होता है, और फिर प्रत्येक क्रमागत सदस्य के अणुसूत्र में CH2 का अंतर होता है। बिल्कुल अच्छे से बच्चों लाइक शेयर करते रहो। अब आगे देखिए, इसके बाद जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ बताई गई है ये वाली समझिएगा। इसमें कुछ समूह होते हैं जिसमें हम लोगों को नाम लिखने होते हैं उनके। जैसे हाइलोजन समूह होता है, तो हाइलोजन को हम लोग कहते हैं हाइलो क्लोरो, ब्रोमो क्लोरो का होता है Cl,
ब्रोमो का होता है Br, ध्यान देना, और आयोडो का होता है I। एल्कोहल समूह का होता है OH, इसका अलग नाम होता है ऑल। एल्डिहाइड समूह का होता है CHO, इसका होता है अल। और कीटोन समूह का होता है सिंगल डबल बॉन्ड CO, तो ओन हो जाता है। और फिर ध्यान दीजिएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है सिंगल बॉन्ड COH, तो ये बन जाता है ओइक अम्ल। अब इसमें ध्यान दीजिएगा जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड OH है तो बन जाएगा मेथ प्लस N और प्लस ऑल, तो बन जाएगा मेथेनॉल। ठीक है, तो ये CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 है तो मेथ एथ प्रोप, ये तो बन जाएगा प्रोपेनॉल। ठीक है, 3 कार्बन है, 1 2 3, तो 3 कार्बन प्रोपेनॉल बन जाएगा। अब इसमें समझिएगा 2 मेथिल प्रोपेनॉल, तो ये इसमें से IUPAC नाम लिखे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा इसमें से ही आ जाएंगे बोर्ड में, आपको इतना ध्यान रखना है, इसमें से ही आ जाएंगे और इससे कोई बाहर नहीं आएगा, तो इस चीज़ को भी ध्यान देना। अब इसके बाद देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस भी होती हैं जो इसमें रिएक्शन बताई गई हैं और रिएक्शन होती हैं, तो उन रिएक्शनों को भी थोड़ा समझिएगा कौन कौन सी रिएक्शन होती, तो समझो बहुत जल्दी से कि इसमें कौन कौन सी रिएक्शन दी गई हैं। अब इसमें समझिएगा 2 रिएक्शन दी गई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो दी गई निर्जलीकरण अभिक्रिया, एक सीमित अभिक्रिया, जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती। निर्जलीकरण का मतलब क्या होता है, एसिटिक अम्ल को निर्जली कारकों जैसे फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म करने पर इसके 2 अणु में जल का एक अणु में विलय पृथक हो जाता है, इसे निर्जलीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, एसिटिक अम्ल है, ये एसिटिक अम्ल है, इसको फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो यहाँ पर 2 अणु इसके अलग हो जाते हैं, एक अणु ये और एक अणु ये, और यहाँ पर जल इसका अलग हो जाता है, तो ये बच्चों है निर्जलीकरण, इसमें मतलब जल इसका अलग हो जाता है। सिमिट अभिक्रिया का मतलब वही कार्बन इसमें सिमट जाते हैं। देखो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में यानी H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल NH3, हाइड्रोजोइक अम्ल होता है NH3 से अभिक्रिया कराने पर एसिटिक अम्ल मेथिल एमीन देता है, इस क्रिया को सिमिट अभिक्रिया कहते हैं। तो ये यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये है एसिटिक अम्ल, ये है हाइड्रोजोइक अम्ल, और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में क्रिया कराएंगे तो CH3NH2 बन जाएगा, तो ये सिमिट अभिक्रिया है, जिसका मतलब होता है कार्बन इसमें सिमट जाते हैं, या फिर कह सकते हो कार्बन इसमें कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट है। अब इसके बाद समझिएगा, इसके बाद इसमें देखिएगा कुछ प्रयोगशाला विधि दी गई, स्टरीकरण है जैसे एथिल एल्कोहल, तो ये सब पार्ट नहीं दिए गए, स्टरीकरण पढ़ना है। और एथिल देखो स्टरीकरण कैसे किया था, जिस प्रकार अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, उसी प्रकार अम्ल तथा एल्कोहल की अभिक्रिया करके एस्टर तथा जल बनाते हैं, तो ये एसिटिक अम्ल हो जाएगा। और एथिल एल्कोहल गिब्स में क्या बन जाएगा, यहाँ पर एथिल एसीटेट, ठीक है, और प्लस जल इससे निकल जाता है। और ये एथिल अल्कोहल बनाने की विधि आपकी नहीं है, ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर समझिएगा थोड़ा चीज़, ये मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में, हाँ मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में, एक मिनट, मेंडलीव की आवर्त सारणी जो है ना, कहाँ है, ये है, देखिए तत्वों के रासायनिक का वर्गीकरण थोड़ा समझ लेते हैं। प्रारंभिक प्रयास क्या था, वास्तव में अव्यवस्थित वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर व्यवस्थित करना ही उनका वर्गीकरण कहलाता है। जैसे बर्जीलियस ने सबसे पहले बताया था, प्राउड ने, डोबेराइनर ने, न्यूलैंड का स्टक नियम होता है, ब्रमर ने, मेंडलीफ ने, मोजले ने, तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो इस चीज़ को समझिएगा, इसमें मोजले वगैरह इंपॉर्टेंट है। बर्जीलियस के अनुसार तत्वों को उनके धातु एवं अधातुओं तथा अधातुओं के क्रम में रखा जाता है, ठीक है, अधातुओं के क्रम में रखा जाता था। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सन 1815 में प्राउड ने एक परिकल्पना दी कि सभी तत्व एक परमाणु के हाइड्रोजन को ठीक पूर्ण गुणज होते हैं। डोबेराइनर का त्रिक नियम क्या होता है, ज्ञात तत्वों में समान गुणों वाले तीन तत्वों को त्रिक बनाए जाए। जैसे कि मान लिया पहला 2 है और लास्ट वाला 8 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यानी 2 + 8/2 त्रिक नियम होता था, ये 5 आ जाएगा, 10/2 = 5। तो यहाँ पर जो बीच का बिंदु आ जाएगा 5 आ जाएगा। कि मध्य वाले तत्व का परमाणु भार से दोनों तत्वों के परमाणु भारों के बराबर होता है, तो इस चीज़ को समझिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर समझिएगा, इसमें मेंडलीव की आवर्त सारणी क्या होती है, मेंडलीव की आवर्त सारणी। इसके बाद मेंडलीव की आवर्त सारणी आई थी, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मेंडलीव की आवर्त सारणी तत्वों के इनका जो नियम था, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण है ना, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण, उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन था। इनके परमाणु भार थे, ध्यान देना, यहाँ पर परमाणु भार थे। जो आधुनिक युग की सारणी है उसमें परमाणु क्रमांक लिया गया था, इस समय 63 तत्व थे, ठीक है। मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियाँ क्या थी, परमाणु द्रव्यमानों को बढ़ते हुए क्रम में रखा गया था,
12 क्षैतिज पंक्तियाँ थी जिन्हें श्रेणियाँ कहते थे, 8 ऊर्ध्वाधर कॉलम थे जिन्हें समूह कहते थे। समान गुणधर्म वाले समूह को एक ही समूह में रखा गया था। तत्वों को अध्ययन करने में इनसे आसानी मिली थी, नए तत्वों की खोज भी की थी, इनके बारे में इन्होंने भी बताया था। और फिर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें आता है न्यूलैंड का अष्टक नियम। जो चीज़ें इसमें से कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर समझिएगा। ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला टॉपिक। कैसे? आधुनिक आवर्त नियम क्या होता है? तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। इसको किसने दिया था? इसको मोजले ने दिया था सन 1913 में। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो आधुनिक है ना, तो आधुनिक परमाणु भारों के आवर्ती फलन है। किसके आवर्ती फलन है? तो ध्यान देना, परमाणु भारों के आवर्ती फलन है। इस चीज़ को समझिएगा, परमाणु भारों का आवर्ती फलन मतलब परमाणु भारों को इसमें माना जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 स्तंभ होते थे जिन्हें समूह कहते थे। 7 क्षैतिज पंक्तियाँ होती हैं, ठीक है, 7 क्षैतिज क्या होती हैं? पंक्तियाँ होती हैं। तो अब यहाँ पर समझिएगा, इसमें से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कभी कभी पूछ दिया जाता है। 17Cl35 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? उस सारणी में इसका स्थान क्या होगा? तो 17Cl35 का इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है 287। तो इसका आखिरी तत्व 3 तत्व है ना, तो आवर्त 3 होगा, ठीक है। एक विकर्ण संबंध होता है, ध्यान देना, लिथियम मैग्नीशियम के साथ विकर्ण संबंध, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि विकर्ण संबंध दर्शाता है आवर्त सारणी में दूसरे आवर्त के तत्व अगले समूह तथा तीसरे आवर्त के तत्वों के साथ में गुणों में समानता प्रदर्शित करता है। लिथियम मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम एल्युमिनियम के साथ, बोरान सिलिकॉन के साथ में, तो ये समानता प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से पूरे के पूरे जितने भी चीज़ें थी सब कंप्लीट की गई हैं। तो इस चीज़ को समझिएगा, इसमें जितने भी टॉपिक थे वो सब कंप्लीट कर लिए गए। अब फटाफट एक बार हम रिवाइज करा देते हैं, फटाफट पूरी स्लाइड में जितने भी स्लाइड थे, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जितनी भी स्लाइड थी तो वो सारी स्लाइडें कंप्लीट करा दे रहे हैं फटाफट, जिसमें सारी चीज़ें देखो। पहले सबसे पहले हम लोगों ने जो है सिलेबस कवर किया था, फिर इसके बाद से इसमें रासायनिक समीकरण थी, फिर इसके प्रकार थे, और फिर इसमें रासायनिक समीकरणों के प्रकार आए थे। और फिर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्षार और धातु के रूप में अम्ल के सभी चीज़ों के बारे में पढ़ा था, धातु अधातु के भी बारे में पढ़ा गया था यहाँ पर, ठीक है। और फिर यहाँ पर हम लोगों ने विरंजक चूर्ण और सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़ा। तो ये समझ लिए ऑलमोस्ट लगभग पूरा कंप्लीट किया गया है। इतने देर बने रहने के लिए थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी पढ़ाई